नमस्कार, आपका स्वागत है, साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये आप खूब अच्छे से पढ़ना है। ये आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को वो कंपनी है जो भारत में व्यापार के बहाने आएगी और धीरे-धीरे अपने विरोधी कंपनियों का सफाया करेगी। अंततः उत्तर मुगल शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर धीरे-धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेगी। एक तरह से ये जो प्रक्रिया है, जो लंबी चलने वाली है, ठीक टुकड़ों में चलेगी, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम चाहें तो भी एक साथ एक धारा में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जितनी घटनाएं और भी हैं, जब तक दोनों पक्षों को नहीं जोड़ेंगे ठीक से, तब तक उस संदर्भ में साथ में पढ़कर सही से सही समझ विकसित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भारत के बारे में एक फ्रांसीसी यात्री था, तो उसका नाम था बर्नियर। ठीक, तो बर्नियर भारत आया और भारत में लगभग 12 साल रहा। 1656 से 1668 तक भारत में रहा और इसने एक किताब लिखा है, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। अब आप समझ गए होंगे, अगर कोई बात कहेगा ये तो सटीक बात कहेगा, क्योंकि जो आदमी भारत में लगभग 12 वर्ष रहा हो, अपने स्मरण पर किताब लिखा हो, वह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इसकी कही हुई बात या लिखी हुई बात इतना ही नहीं था, उस अपने आपने सुना होगा, औरंगजेब का एक बड़ा भाई था, दारा सिकोह। चूंकि वही शहंशाह का उत्तराधिकारी बनना चाहता था, लेकिन शाहजहां को औरंगजेब ने शासक नहीं बनने दिया, उसकी हत्या करवा दी। तो दारा सिकोह का ये निजी चिकित्सक था, किसी साधारण व्यक्ति का चिकित्सक भी नहीं था, दारा सिकोह का चिकित्सक था, जो कि मुगल शासक था। एक बात कही कहते कहते कहता है, इसने एक बात कही कहते कहते कहता है, भारत एक ऐसा कुआं है जहाँ पर दुनिया भर से सोना चांदी इकट्ठा होता है और यहाँ से उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि भारत में जो यहाँ की वस्तुएं हैं, दुनिया में उसकी इतनी मांग है कि लोग यहाँ से सामान ले जाते हैं और अपने देश में, और यहाँ के लोग को भर भर के सोना देते हैं, क्योंकि खरीदेंगे तो देंगे। और वो कहते हैं, भारत का जो सोना चांदी है जो हम लोग देते हैं, ये लोग हमसे कुछ नहीं खरीदते हैं। इनका तो सोना चांदी जो है वो हम लोगों के किसी रूप में प्राप्त नहीं होता। ये इनके कहने का मतलब है कि ये भारत एक कुआं है जहाँ पर सोना चांदी यहाँ पर इकट्ठा होता है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यह एक लाइन है जो समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समृद्धि भारत की बर्नियर के भाषा में बहुत ज़्यादा है। और अगर आर्थिक समृद्धि ना होती तो आते क्या ये? क्यों आते? और आते भी तो दूसरा लगता है कि अंग्रेज या दूसरे देश जो भारत आएंगे तो लगता होगा कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश था। नहीं, भारत, हम लोग आज तक मुख्य परीक्षा के विषय में पर भी बात करेंगे, एक सब्जेक्ट पे एक क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता क्यों हुई? ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न है। अब आप इस दौर में आएंगे तो आप पाएंगे कि कई बार मैं देखती हूँ कि लोग जोश जोश में बोल जाते हैं, ठीक, भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश था, शिक्षा दीक्षा बहुत कमजोर थी। नहीं, भारत की शिक्षा उस वक्त इंग्लैंड से ज़्यादा थी। इसका मतलब था कि पढ़े लिखे लोग उनसे ज़्यादा थे भारत में, और धन के मामले में भी उनसे ज़्यादा हैं, हम हैं ही, ठीक। और शिक्षा का स्तर भी उनका निकाला और भारत का भी निकाला तो भारत का उनसे ज़्यादा मिला। धन के मामले में भी हम समृद्ध हैं। ये दोनों बात हो गई। फिर भारत पिछड़ा क्यों? तो भारत के पिछड़ने का कारण यह था कि हम जिस शिक्षा को अपना कर बैठे थे, उस शिक्षा में हम परिवर्तन करने को तैयार नहीं थे। समाज में एक व्यवस्था, शिक्षा का क्या मतलब है कि समाज में शिक्षा का मतलब होता है कि व्यक्ति को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपने राष्ट्र के सामने उत्पन्न चुनौती को भविष्यमुखी संदर्भ निकालने के सक्षम हो, निदान करने में सक्षम हो। हम खाली पुराना ढोलक बजाते रहेंगे तो वर्तमान में ढोलक कोई और हमको बजा दे, तो ऐसी पुरानी विरासत का गाना गाकर कितना दिन जिएंगे आप? कुछ बात समझ में आ रहा है? राष्ट्र को आगे ले जाना है तो आपको भविष्य की चुनौतियों को खत्म करने वाली क्षमता अपने नागरिकों में विकसित करने वाली शिक्षा या योग्यता के संवर्धन करना पड़ेगा। हम इसी में पिछड़ गए। और कहोगे कि दुर्भाग्य क्या है कि मुगल बाहर से आए थे, तो मुगलों का भी पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं था। ना वो खुद पढ़ते थे, ना किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। भारत में लोग पढ़े लिखे थे। प्राचीन काल के भारत का इतिहास शिक्षा के मामले में किसी भी देश से बहुत आगे था, क्योंकि नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला,
सुनग बिहार, अदंतपुरी आप जानते ही हैं। तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा स्तर बहुत बेहतरीन था, लेकिन मध्यकाल में जब तुर्की आए या मुगल आए तो ये लोग शिक्षा को लेकर इतने गंभीर नहीं थे। गंभीर किस चीज़ को लेकर थे? तो गंभीर केवल अनुवाद करने के लिए थे। केवल प्राचीन काल के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद होता था। पढ़ाई लिखाई का जो ढांचा जो पुराना था वो तो चल ही रहा था, लेकिन समय के साथ जो चुनौती का सामना करने वाला सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य उस देश में कैसे पैदा हो किया जाए, भारत के लिए इसमें मुगलों की कोई अधिक गंभीरता नहीं थी। परिणाम क्या हुआ उसका? चूंकि केंद्रीय व्यवस्था में तुर्की व मुगल थे, उनका शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि बख्तियार खिलजी मानसिक रूप से दिवालिया आदमी, ठीक, जो जाग कर के नालंदा में आग लगा दिया, ठीक, नालंदा में आग लगा दिया, और नालंदा 6 महीने तक उसकी पुस्तकालय जली। 6 महीने तक, सोचिए, सोच कर देखिए, आज जितना बड़ा पुस्तकालय था उस दौर में उसका उतना बड़ा पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड के पास भी नहीं। आज के दिन की बात मैं बता रही हूँ। 3-3 मंजिला पुस्तकालय 3 खंडों में था, मतलब 9 बड़े बड़े रूम था, जिसमें केवल पुस्तकालय के रूप में था तथा जिसमें सिर्फ छात्र बैठकर पढ़ते थे। उनके नाम थे रत्नोदधि, रत्नासागर, रत्न रंजक। ये पुस्तकालयों के भागों का बाट था, मतलब इन 3 भागों में वो बटा हुआ था। अब पुस्तकालय में पढ़ने वाले छात्र भरे रहते थे। अध्यापक जो भी आचार्य होते थे वे सारे के सारे बहुत गहन ध्यान देते थे कि छात्र उस पढ़ाई में रुचि ले और अपने आप को विकसित करें। लेकिन मध्यकाल में इस तरह की गंभीरता, मैंने कहा ना, छोड़िए, जो था उसको भी नहीं बचाए रख पाए हम। अब बताइए क्या मिला उसको, बख्तियार खिलजी को आग लगा के, और वो भी 6 महीने, जो आप कहते हैं ना, वो भी इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद पानी बरसने लगा था। पानी बरसने के कारण आग बुझी, नहीं तो भगवान जाने कितने महीने और लगते, क्योंकि सब हस्तलिपि पांडुलिपि थी, जो सब अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी, जो पुस्तकालयों में संग्रहित थी, और कोई ऐसी विधा नहीं थी भारत की जिस पर ना हो, चाहे आज का दर्शन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान की कोई विधा हो, पर हो, मतलब दुनिया का कोई ऐसा विधा नहीं है। आप सोच कर देखिए, भारत में कामसूत्र जैसे ग्रंथ भी उस पुस्तकालय में छात्रों को अगर सेक्स पर भी जानकारी हो तो स्पष्ट जानकारी हो, इसमें कोई बनी बनाई बात ना हो। आप बैठकर जानिए कि सही का विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है, कोई विधा नहीं छोड़ा, रसायन शास्त्र हो, भौतिकी का विज्ञान हो, या कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में चलकर वो व्यवस्था पूरी क्या हो गई, एक झटके में सिकुड़ गई। उधर न्यूटन और केपलर गैलीलियो पैदा होने लगे, और इधर दरबार में अकबर जलफा अफरोज हो रहे थे। तो मूर्ख व्यक्ति के हाथ में, मैं अकबर को नहीं कह रही हूँ, मूर्ख का मतलब शिक्षा दीक्षा से परे आदमी, जब समाज की चुनौतियों को ध्यान नहीं दिए बगैर आप अपनी समृद्धि का बहुत अधिक विकास कभी भी नहीं कर पा लेंगे। विकास भी कर लेंगे तो भी वह नागरिक अपने राष्ट्र के संसाधन को बचाने में सफल नहीं हो पाएगा। उल्टे आप पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि मध्यकालीन भारत में जब आक्रमणकारियों का इतिहास लिखा जाता है, जैसे मोहम्मद गौरी, उससे पहले मोहम्मद गजनबी, तो उनके सफलताओं पर उनके दौर के लोगों के इतिहास लिखा। उसमें कुछ नाम ना बता दूं मैं आपको, महनाज उसराज, हसन निजामी, फतेर मुहद्दिर, एक से एक इतिहासकार। और ये लिखते क्या हैं? जब ये तुर्कों की सफलता का इतिहास लिखते हैं तो कहते हैं, देखो, हम लोग इसलिए सफल हो गए क्योंकि खुदा हमारे साथ था, और हम लोग जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर चलते थे, और धर्म हमारा इतना ताकतवर था कि जब हम लोग चलते थे तो हमको कोई रोक नहीं पाया, और हम सफल हुए। और लंबे चौड़े उदाहरण एक से एक बताया, और लोगों ने स्वीकार किया। लंबे समय तक लगभग उसी धारणा से तुर्क और मुगल अपनी ख्याति स्थापित करते रहे, लेकिन जिहाद के आधार पर, धर्म युद्ध के नाम पर, खुदा का नाम लेकर, जबकि ये सब काम है नहीं, ये सब बकवास बात है। मैं बार बार कहती हूँ, धर्म ना किसी को ना तो हमला करने के लिए कहता है, ना ही धर्म के आधार पर कोई राजनीतिक सफलता मिलती है। लेकिन फिर भी ये सारे काम उस समय ऐसे लिखे गए इतिहास में कि जैसे राजनीतिक सफलता के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से कट्टर होना एक आधार हो। बाद में इतिहासकारों को फिर मौका मिला, क्योंकि इतिहास सुधारा है,
एक कालखंड में आप गलती करेंगे, अगले कालखंड में उसका विश्लेषण होगा। तो इतिहासकारों ने कहा कि अगर आप लोग इतने ही सक्षम थे कि आप जहाँ भी गए खुदा आपके साथ था, तो जिहाद भी आपके साथ था, तो ये जो अंग्रेज हैं, ये इन्हीं में से मुसलमानों को पीट कर भारत की सत्ता ले लिए, और फिर आपका जिहाद कहाँ चला गया? फिर खुदा ने साथ क्यों नहीं दिया? इसका मतलब था क्या था कि तुमने जब तब भी खुदा का गलत इस्तेमाल किया था, क्योंकि आप जिस चीज़ को अपना आवरण बना लेंगे और कहेंगे इसी बल पर हम सफल हैं, तो समाज में जब आप असफल होंगे तो इसी आवरण पर सवाल खड़ा करेगा समाज। बात का निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष ये निकला कि धर्म किसी व्यक्ति को ना युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, ना धर्म का सहारा लेते हैं। हम धर्म का सहारा लेते हैं, हम धर्म के नाम पर, चूंकि हमको पता है कि धर्म ऐसी व्यवस्था है जो सभी का लगभग निजी जीवन प्रभावित होता है इससे, इसलिए हम अन्य मुद्दों के आधार पर उसको हम अपनी तरफ से नहीं आकर्षित करेंगे। हम सीधा मामला किसका रख देंगे? धर्म का। नहीं तो आप बताइए कि कब कहा गया है कि इस तरह की बात की, तुम चले जाओ दूसरे क्षेत्र के लोगों की हत्या कर दो, मार दो, और उसका सब कुछ समाप्त करके वहाँ की सभी जनता के जीवन के तकलीफ में डालकर तुम सत्ता स्थापित करो और कहो कि हमने खुदा का काम किया है। और इस प्रकार कोई ईश्वर हो तो नहीं सकता है। अगर हो तो भी किसी भी धर्म में, समाज में कब तक उस ईश्वर को मानेगा? अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब ये हुआ, अंग्रेजों की सफलता या तुर्कों की सफलता या मुगलों की सफलता, वो हम लोगों ने उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से हमको उनकी सफलता और भारत की परिस्थितियों को जानना चाहिए। यही कारण है कि बाद में कुछ और इतिहासकार आएंगे, जैसे मोरलैंड, एल फिट्सटन, क्योंकि भारत के लोगों का नाम बाद में आएगा, क्योंकि तब अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने एक खासियत थी, कुछ थे जो उदंड थे, बदतमीज थे। मैं ये नहीं कह रही कि सब अंग्रेज अच्छे ही थे, लेकिन कुछ थे जो तार्किक विश्लेषण करते थे। उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। देखो, मैं ही अगर चाहूँ तो कह दूं कि लॉर्ड क्राइस्ट ने हमें के कारण हम लोग दुनिया के 2/3 देशों पर हुकूमत चलाए, तो हम लोग पीट पाट करके इंडोर कैसे हो गए? आज ब्रिटेन तक ही सीमित है। इसका मतलब था कि तब लॉर्ड क्राइस्ट साथ में थे, आज साथ में नहीं है। ये तो हम लोग खींचकर क्राइस्ट को अपनी राजनीतिक सफलता का मोहरा बना रहे हैं। ना लॉर्ड क्राइस्ट तब कहते थे, ना अब कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी समाज असफल कब होता है? समाज असफल होता है अपनी सामाजिक पिछड़ेपन के कारण। समाज असफल होता है अपनी युद्ध की नीतियों के समय के साथ बदलाव नहीं करने के कारण। समाज असफल होता है अपनी व्यवस्थाओं के संचालन में सैन्य असैन्य कमियों के कारण, आपसी विघटन के कारण। आपस के लोग जब मिलजुल कर एक व्यवस्था का चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं, ये सारी कमियां, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धर्म के नाम पर मतांतर हो, तो ये सारी परिस्थितियां क्या करती हैं? समाज को जब कमजोर कर देती हैं, तो हम में से कोई मजबूत होता है तो वो हमारी सत्ता पर खुद को स्थापित कर लेता है, क्योंकि वो हमसे मजबूत है, इसलिए वो सत्ता स्थापित कर रहा है। जब तुर्क और मुगल भारत आए तो हम कमजोर थे, वो ताकतवर थे। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीते। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जब अंग्रेज आए तब तुर्क और मुगल और भारत कमजोर था और वो ताकतवर थे। मिला जुलाकर कुछ कहानी समझ में आ रही है कि जब भी हम किसी भी सफलता की बात करेंगे तो सफलता धर्म की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, धर्म जरूर जोश पैदा कराने के लिए काम में आता है, क्योंकि धर्म के नाम पर आसानी से आप एकजुट कर लेते हैं। लेकिन एकजुट करने मात्र से कोई व्यक्ति राजनीति में सफल हो जाएगा? तो मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो धर्म के नाम पर जोश कई बार बढ़ा गया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में क्या उस राजनीतिक जीत को सफलतापूर्वक भारतीयों के हाथ में रहने दिया? नहीं रहने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास बहुत स्पष्ट है, इस मत पर है कि अगर आप सही में किसी से संघर्ष करके अपने वजूद को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपने नागरिक को, जो शैक्षणिक क्षमता है, जो युद्ध कला है, जो समय के साथ चुनौतियों का समाधान करने के लिए नागरिकों के योग्यता का संवर्धन है,
और समाज को एकता के सूत्रों में बांधने की जो आप एक कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी आदमी सोच कर देखिए, भारत पर लंगड़े लूल्हे भी हमला करके जीत कर चले जाते थे। तैमूर लंग 1358 ईस्वी में तैमूर लंग, लंग का मतलब होता है लंगड़ा, बैसाखी लगाकर चलता था वो। और सोच कर देखिए, वो पूर्व काल में जो पूरे हिंदुस्तान को उसने लूट पाट कर बराबर कर दिया था। अब अगर लंगड़ा भी लूट कर चला जा रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग उसकी चुनौती का भी सामना करने के लायक नहीं थे। और ये तब हो रहा था जब तुर्कियों की सत्ता है भारत में। इसलिए कहा जाता है कि ये आप सोचते हो अगर कि हम समाज को कमज़ोर कर देंगे तो जीत जाएंगे। इसलिए बार बार चर्चा की जाती है कि नागरिक को समय के साथ योग बनाने का निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। तब तक आप समय के साथ अपने आप को साधते रहेंगे, तब तक दुनिया में आप अपनी जगह पर बने रहेंगे। जैसे ही आप पिछड़े, जैसे ही आप निचले पायदान पर आए, जो भी आपसे ताकतवर होगा आप पर विजय स्थापित करेगा, चाहे कोई भी कालखंड हो। हम प्राचीन काल में दुनिया को प्रभावित करते थे। आप सोच कर देखिए, अशोक पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, पटना राजधानी से भारत की भौगोलिक सीमा ईरान तक पहुंची थी। ईरान मतलब आप अफगानिस्तान की सीमा पार करिए। ईरान ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 11 किलोमीटर था। भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र भारत की सीमा में आता था। सोचकर देखिए, हम लोग ईरान नहीं कहते हैं, पूरा ईरान देश हो जाएगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अफगानिस्तान तक भी भौगोलिक सीमा, ऊपर कश्मीर, नीचे कर्नाटक, उधर अफगानिस्तान और इधर असम, इतने बड़े भूभाग पर बैठकर अशोक ने सत्ता का संचालन कहाँ से किया था? पटना से, पाटलिपुत्रा से किया। आज वही बिहार है। ठीक, बिहारियों से पूछा जाता है कि प्राचीन काल में बिहार का जो गौरव है, वर्तमान में उस तरह की स्थिति क्यों नहीं है, कहाँ कमी रह गई? फिर आपको वही बात दोहरानी पड़ेगी जो बात मैंने आपसे कहा था। तब वहाँ पर नालंदा था, भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक केंद्र, बिहार नालंदा, जिसको बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी। भागलपुर, नालंदा, ऐसे और भी तमाम प्रकार की विशेषताएं, सेना के मामले में विचार के स्तर पर प्रगति रखने की क्षमता वहाँ पर थी। तब तक वहाँ के लोग हिंदुस्तान की सत्ता चलाने में सक्षम थे। समय के साथ धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती गई, समाप्त होती गई। इसलिए किसी क्षेत्र को, राष्ट्र को आगे लेकर आना है तो आपको उसी प्रकार की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। अब सामान्यतः अंग्रेजों के सफलता के लंबे चौड़े कारण हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अंग्रेजों की सफलता के सामान्यता कारण पूछा जाए कि अंग्रेज भारत में सफल क्यों हुए, तो अंग्रेज भारत में सफलता का मोटे विभाजन पर बात करेंगे। विस्तार से तो चर्चा होगी ही, इस बात में कोई संशय नहीं है होना चाहिए कि अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो स्वाभाविक नौसेना थी। स्वाभाविक नौसेना समझते हैं, चूंकि ब्रिटेन चारों तरफ पानी से घिरा है। अब पानी से घिरा होने के नाते क्या होगा, वहां पर रहने वाले आदमी को सहज रूप से अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। बाकी किसी सेना पर वह काम करे ना करे, लेकिन नौसेना पर काम करेगा। बात समझ में आ गई कि उसकी नौसेना है वो स्वाभाविक नौसेना है। और स्वाभाविक नौसेना का मतलब है कि जितने यूरोप के देश हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली नौसेना किसकी होगी? ब्रिटेन की होगी। दूसरी क्या विशेषता है इसकी? दूसरी जो विशेषता है, चूंकि अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाले जो देश बने वो फ्रांसीसी थे, क्योंकि पुर्तगाली वगैरह बहुत लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं रहते थे। डचों और डेनमार्क वालों को तो ऐसे ही मारकर भगा दिया। डेनमार्क वाले बेचारे बोरिया बिस्तर बांधकर बेचकर चले गए, बोले लड़े तो जो अपना बचा है वो भी चला जाएगा, इससे अच्छा है कि आप ले लीजिए, पैसा दे दीजिए, आपसे लेकर चले जाते हैं। बेचारे यहाँ से चले गए। तो दूसरी क्या विशेषता है अंग्रेजों की, ये लिखी जाती है कि फ्रांसीसियों के संदर्भ में लिखी जाती है, परिस्थिति अनुसार यथेष्ट निर्णय लेने की क्षमता। क्या कहा मैंने? परिस्थिति अनुसार यथेष्ट निर्णय लेने की क्षमता। मतलब क्या है इसका? चूंकि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, लुई 14 का पैसा लगा हुआ था, इसलिए उसकी भूमिका मानी जाती है। इस कंपनी में पैसा सीधे राजा या राज्य का लगा था। तो उनके और इनमें क्या अंतर था? फ्रांसीसियों को हर मामले में जो भी निर्णय लेना होता था तो उनके निर्णय लेने के लिए पूछना पड़ता था उनको। कई बार तो विलम्ब हो जाता था,
निर्णय लेने में इतना विलम्ब हो जाता था कि जब तक वो निर्णय वहाँ से होकर यहाँ आता था तब तक उस निर्णय की यहाँ प्रासंगिकता समाप्त हो जाती थी। फ्रांसीसी मजबूर थे क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी थी जो जहाँ पर बगैर उनसे पूछे निर्णय नहीं होते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने आधार पर जो उनको ठीक लगे उस तरह के निर्णय लेने की उनके पास पूरी स्वतंत्रता थी। मुझे लगता है यह बात भी समझ आ गई। तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत थी उनकी थी वाणिज्यवादी दृष्टिकोण। ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम है, तो एलिजाबेथ प्रथम ने अपने राष्ट्र में एक तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि पूरे ब्रिटेन को उन्होंने एक आर्थिक कार्यशाला में परिवर्तित कर दिया था। मतलब व्यापार वाणिज्य में राष्ट्र को रुचि लेना चाहिए, किधर जाने से आपको फायदा होगा, इस तरीके की सोच को विकसित कर दिया। तो 3 प्रमुख बातें कौन कौन सी हो गई? नौसेना का स्वाभाविक होना, यथेष्ट निर्णय लेने की क्षमता, वाणिज्यवादी दृष्टिकोण। भारत आने वाली कंपनियों में यूरोप की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी के रूप में स्थापित हुई। इनकी सफलता में मुख्यतः 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला है स्वाभाविक नौसेना, दूसरा है परिस्थिति अनुसार यथेष्ट निर्णय लेने की योग्यता फ्रांसीसियों की तुलना में, वाणिज्यवाद की ओर झुकाव, महारानी एलिजाबेथ प्रथम की विशेष भूमिका। ठीक, अब ये बातें योग्यता तो है, लेकिन वही बात की प्रमाणित कैसे हो कि बहुत समृद्ध है भारत, क्योंकि एलिजाबेथ प्रथम को ये कैसे समझ में आ गया कि भारत को में व्यापार करने में बहुत मुनाफा होगा। इसका मतलब है कोई आदमी होगा जो इसको प्रमाणित करेगा। इस बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।